इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। पिछले दिनों तुमने भी मशवरा दिया था कि मैं भारत चला जाऊं। वो भारत जाने की बात नहीं थी, मैं चाहता था कि तुम वहां जाकर कुछ काम करो। उसने मेरी बात पूरी होने से पहले कहा। अब मैं जाने का फैसला कर चुका हूं। मौजूदा उलझन से निजात मिलने के बाद काम के बारे में भी ब्रीफ कर देना। लेकिन तुम वहां किस मकसद से जा रहे हो? मेरे जवाब से वो तजस्सुस में मुब्तला हो गया था। अनिल बिस्वास नामी एक भारतीय से मुलाकात का इरादा है, मैंने धीरे से कहा। मेरी जुबान से वो नाम सुनते ही वो भड़क उठा। इसका नाम तुम्हें कहां से मिल गया? भारतीय सफों में इस वक्त वही हमारे लिए सबसे बड़ा दर्द सर बना हुआ है। तुम्हारे लिए मैंने उसका नाम सरे फहरिस्त रखा हुआ था। यह नाम कृष्ण कुमार के एक साथी ने उगला है। वो सब अनिल बिस्वास से हदायत लेते रहे हैं। वो राग पाकिस्तान विंग का सरबराह है। उसे पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त रेशा दवानियों में मसरूफ रहने के इवज भारी तनख्वाह और मराहत दी जा रही है। तुमने उसका किस्सा पाक कर दिया तो यहाँ कई बरसों के लिए सुख चैन हो जाएगा। उसका लहजा ममनूनियत से लबरेज था। मेरे जो आदमी वहां दरपर्दा काम कर रहे हैं वो पूरी तरह तुम्हारा साथ देंगे। जरूरत के वक्त तुम्हें वो फंड्स भी फराहम कर सकेंगे। अभी तक मैं अपनी गिरा से रकम खर्च कर रहा हूँ। जरूरत हुई तो उनसे ले लूंगा। मेरे पास जो कुछ है वो इसी मुल्क के तुफैल है। अगर इसकी कोड़ी कोड़ी भी मुल्क के काम आ जाएगी तो मुझे जरा भी कल्क नहीं होगा। तुम्हारे बारे में ये कहानियां मैं सुन चुका हूँ। मैं तुम्हारी अजमत को सलाम करता हूँ। और अब यह भी नोट कर लो कि खोखरा पार में कृष्ण कुमार ने एक दुकान किसी फर्जी नाम से किराए पर ली हुई थी। वहां छापा मारा जाए तो मैगजीन और हथियारों की बड़ी तादाद बरामद होगी। ये हथियार सिंध में बेचैनी फैलाने के मजमूम इरादे से जमा किए गए हैं। तुमसे बात करके मेरे दिल के कई बोझ हल्के हो गए हैं। मैं अभी इस इलाके के एरिया कमांडर को दुकान के बारे में मुतल्ला कर दूंगा। मुसल्ला दस्ते आज भी वहां तरबियत याफ्ता लड़कों और हथियारों की तलाश में सरगर्दा हैं। बम धमाके में पकड़े जाने वाले मुश्तबा लोगों की गुल खुलासी के बारे में जरूर सोचना। मैंने उसे ताकीद की और अलविदाई फिक्रों के तस्मी तबादले के बाद फोन का बटन ऑफ कर दिया। पिछली बार उससे तलखी हो जाने के बाद मैंने फैसला किया था कि उससे राब्ता करने में पहल नहीं करूंगा। उससे बात करने में पहल करके मेरे दिल का सारा गुबार साफ कर दिया था। यह शायद हमारी साफ नीयतों का कमाल था कि हम बर वक्त एक दूसरे से राब्ता करते थे और अपनी अपनी मालूमात के सहारे कोई न कोई पेचीदा मसला हल कर लेते थे। यही सूरत हरीफों के बारे में थी। कहीं से अचानक एक नाम सामने आता था और फिर दूसरे जराए उसकी अहमियत की तस्दीक करते चले जाते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई इतला कभी मुस्तरद की गई हो। यह बात वाकई हैरान कुन है। जलाल से होने वाली गुफ्तगू पर तबादला ख्याल के दौरान में अव्वल खान ने हैरत से कहा। वो अनिल बिस्वास का नाम किसी मुनासिब वक्त के लिए अपने दिल में लिए बैठा था और हरीचंद ने वही नाम हमारे सामने उगल दिया। जलाल आदमी काम का है, बर वक्त हमारी मदद करता रहा है। मैंने वो एतराफ से जरूरी समझा। हम कृष्ण कुमार का हर सुराग खो बैठे थे कि उसने मोहन एंड मोहन प्राइवेट लिमिटेड की निशानदही की और आखिरकार वो पकड़ा गया। अमेरिकियों के मेमन गोट पहुंचने की खबर भी उसके K1 से मिली थी जिसे जलाल ने मामूर किया हुआ था। और अब अनिल बिस्वास का किस्सा है। उसकी मालूमात के जराए बहुत मुअस्सर हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से उसके आदमी सुस्त रफ्तार हैं। तुम उसके आदमियों को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। असल खराबी तरीकाकार की है, वीरा ने कहा। मुझे तो उसके तरीकाकार में अभी तक कोई खराबी नजर नहीं आई। बस वो अपने ज़ाब्तों की पाबंदी करता है। अक्सर औकात ज़ाब्ते ही काम की राह में रुकावट बन जाते हैं। इनकी वजह से फैसला करने में ताखीर होती है। वीरा ने जोर देकर कहा, सही फैसला सही वक्त पर ना किया जाए तो इससे कुछ हासिल नहीं। ताखीर की वजह से हालात बदल जाते हैं और वही फैसला नाकिस हो जाता है। वो किसी हद तक ठीक कह रही थी। जलाल भी इन नकात से वाकिफ था, इसीलिए हमारे साथ मिलकर काम करने का कहा था। इस बारे में बातें होती रहीं। हर एक की अपनी राय थी, मगर हम में से कोई भी जलाल को मशवरा देने की पोजीशन में नहीं था। वो अपने ज़ाब्तों और तौर तरीकों को हमसे ज्यादा जानता था और इनके हदूद में रहने का आदी था। गुफ्तगू सिमटी तो अव्वल खान चल दिया। उसे रुखसत करने के बाद वीरा आराम करने के लिए अपने कमरे में जा घुसी। मैं गजाला और सुल्तान शाह को ड्राइंग रूम में छोड़कर बिस्तर पर आ लेटा। भारत के सफर का फैसला हो चुका था। मुझे सफर की जरूरियात का अंदाजा लगाकर इन मामलात को निपटाना था जो कराची में बिखरे हुए थे। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ इन्हीं ख्यालात में गुम था कि फोन की घंटी बजने लगी। हमारे घर का फोन नंबर काबिल एतमाद और गिने चुने लोगों के पास था। इनके सिवा कोई हमें फोन नहीं कर सकता था। इनमें से अव्वल खान कुछ देर पहले तक हमारे साथ मौजूद था। जलाल मोबाइल फोन पर बात कर चुका था। मैं तरद्दुद में पड़ गया कि वो किसकी कॉल हो सकती थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि अव्वल खान की जरा सी गलती की वजह से
वो नंबर मारुति, रवि और जगदीश तक भी पहुंच चुका था। इनमें से मारुति ही इस नंबर पर कॉल कर सकती थी। इस दौरान में दूसरी घंटी बजी और ड्राइंग रूम में किसी ने रिसीवर उठा लिया। चंद सानियों बाद ही सुल्तान शाह ने कमरे में आकर मुझे इत्तला दी कि फोन पर रवि मौजूद था और मुझसे बात करने का ख्वाहा था। मजर स्पीकिंग। मैंने रिसीवर उठाकर माउथ पीस में कहा, मजर जी, मैं रवि बोल रहा हूँ। उसकी आवाज़ दबी दबी और सरगोशियाना सी थी। मारुति नहाने के लिए गई है तो मैं उसे छुप कर तुमको फ़ोन कर रहा हूँ। दरअसल मैंने हरिचंद के बारे में इससे थोड़ा सा झूठ बोला है। शायद तुम चाहते हो कि मैं मारुति से तुम्हारे इस झूठ की तरदीद ना करूं? मैंने दिल ही दिल में हंसते हुए पूछा। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है मजर जी, तुम तो फ़ोन पर भी दिल की बात पढ़ लेते हो। मेरे सही क्या सराई पर वो खुश हो गया, क्योंकि इस तरह उसका समझाने का काम बहुत आसान हो गया था। अब वक्त ज़ाया मत करो और अपना झूठ बता डालो। मैं किसी सफ़ेद झूठ का साथ नहीं दूंगा। बात कुछ यूं है कि तुम तो उसे मारने का इरादा कर ही चुके थे। मैं तो उसे देखते ही धोखा खा गया था कि वो स्वर्गवास हो चुका है, इसलिए मेरा दिल फटने लगा था। उसने अपनी तमहीद को ज़रूरत से ज़्यादा तूल दे दिया था, जिसे मैं खामोशी से बर्दाश्त करता रहा। वो कह रहा था, तुमने भी देखा था कि वो बिल्कुल मुर्दे जैसा नजर आ रहा था। मैंने मारुति से कहा है कि जख्मी होने के बाद उसका सांस उखड़ रहा था। हम लोग उसे अस्पताल ले जाने के लिए वापस चले, मगर हैदराबाद पहुंचने से पहले ही उसका दम निकल गया। हम लोग यानी कि तुम हैदराबाद में रुककर वक्त बर्बाद करने की बजाय उसकी लाश को कराची ले आए। तुमसे कोई सजा मिलने से पहले वो मर चुका था। मैंने उसकी मुआफ़ी के लिए तुमसे कोई बात नहीं की और खामोशी से लौट आया। तुम्हें अपनी बीवी से ये झूठ बोलने की जरूरत क्यों पेश आई? उसने कहा था कि मैं मौका निकाल कर तुम्हारी खुशामद करूं और किसी भी तरह हरी को मुआफ़ी दिलवा दूं, मगर मैं पागल नहीं हूं। तुमने मुझे बता दिया था कि मैंने ऐसी कोई बात की तो क्या होगा। गाड़ियों की टक्कर में जो हुआ, मैंने सोचा इससे फ़ायदा उठा लूँ। इसमें तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं होगा ना। वो बहुत सोच सोच कर जुमले जोड़ जोड़ कर बोल रहा था। मैं समझ गया कि उसकी टंकी अल्कोहल से भरी हुई थी। इतना झूठ चल जाएगा, इस तरह मारुति से मेरा मेल जोल भी बरकरार रह सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी रजामंदी पर उसकी मुसरत से भरपूर मगर सरगोशियाना आवाज़ उभरी। उसे मेरी नहीं, अपनी ही बीवी, मेरा मतलब है दोस्त ही समझो। वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होती है। बेसाख्तगी में बीवी कहते कहते उसे बर वक्त अपनी हमाकत का एहसास हो गया और उसने रिश्ता बदल दिया। बस अब फ़ोन बंद कर दो। वो नहा कर निकल आई तो ज़रूर पूछेगी कि तुम किसे फ़ोन कर रहे हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मजर जी। ये कहकर उसने फ़ोन फ़ौरन ही बंद कर दिया। मारुति और रवि मेरे लिए वो अजीबो गरीब और दिलचस्प जोड़ा था। दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहते थे। दोनों बदतरीन बहरा रवि का शिकार थे और शायद इससे बेखबर भी थे, लेकिन हर वक्त बेखबर बने खुश और खुरम रहते थे। मैं हैरान था कि वो दोनों इंसान होते हुए हस्द और रकाबत के इंसानी जज्बों से यकसरारी थे। थोड़ी देर बाद गजाला कमरे में आई तो उसी तजस्सुस में मुब्तला थी कि मारुति के बजाय रवि ने क्यों फ़ोन किया था। इस वक्त भी मैं उसी जोड़े के बारे में सोच रहा था। मैंने गजाला को रवि के मुद्दा से आगाह कर दिया। हैरत है कि बाज़ मर्द अपनी बीवियों से इतना डरते हैं। पूरी बात सुनकर उसने हंसते हुए कहा, आप तो मुझसे जरा भी नहीं डरते। शोहरों को डराने वाली बीवियां और ही होती हैं। तुम्हें ऐसी कोई खामी तो नहीं है? मैंने हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर अपने करीब बिठा लिया। हाथ छोड़ें, उसने नीम दिलाना सी फरमाइश की। दरवाज़ा खुला हुआ है। अभी सुल्तान शाह आकर खड़ा हो जाएगा तो क्या सोचेगा? यही सोचेगा कि अब उसे भी जल्द अज जल्द अपना घर बसा लेना चाहिए। वो इस बारे में बात तक नहीं करता। ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे अपने साथ भारत ले जाने का फैसला कर लिया है। वो दोनों यकजा रहेंगे तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि इन्हें एक दूसरे के सहारे की कितनी ज़रूरत है। उसने संजीदगी से कहा, दोनों सूरतें मुमकिन हैं। यह भी हो सकता है कि हमें वापसी पर इनमें से कोई एक नजर आए, दूसरा घर छोड़कर कहीं बहुत दूर जा चुका हो। वीरा घर छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। इनमें कोई अनबन हो गई तो वो सुल्तान शाह को घर से भागने पर मजबूर कर देगी। इस बारे में तुम्हारा मुशाहिदा मुझसे बेहतर होगा। ये सब वापसी पर देखा जाएगा। आज के लिए याद रखना कि हमें 8 बजे जहांगीर के घर जाना है। उससे मिले बहुत दिन हो गए हैं। भारत जाने से पहले ये काम आज ही निमट जाए तो बेहतर है। क्या आपने इससे कोई प्रोग्राम तय कर लिया है? गजाला ने ताईद तलब लहजे में पूछा। बस बगैर इतला दिए इनके सरों पर सवार हो जाएंगे। सलमा खुश हो जाएगी। आप हर एक की खुशनुदी का इतना ख्याल रखते हैं कि कभी कभी आप पर रश्क आने लगता है। ऐसा ना हो कि हम सलमा को खुश करने के लिए वहां पहुंचे और वो दोनों किसी दौरे पर निकले हुए हों। गजाला ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उसके इब्तदाई फिक्रे में पोशीदा लतीफ से तंज को नज़रअंदाज करते हुए बेपरवाही से कहा, जब से वो गोल्डन फार्मेसी के चक्कर में उलझा है, शाम को बल्कि रात को घर से कहीं नहीं जाता। बोतल खोले बैठा रहता है। सलमा ज़्यादा से ज़्यादा सौदा सेल्फ लेने के लिए बाहर निकलती है तो थोड़ी देर में लौट आती है। आज रात का खाना हम उन्हीं के साथ खाएंगे। वीरा ज़रूर हमारे साथ चिपकेगी। गजाला के होंठों पर मुसलसल मुस्कुराहट रक्सा थी। कई बार कह चुकी है कि आपके तायब होने के बाद पीने में कोई मजा नहीं रहा। वो जहांगीर के साथ बैठकर पीने का यह मौका हाथ से नहीं जाने देगी।
वीरा चली जाएगी तो सुल्तान शाह यहाँ अकेला रहकर क्या करेगा? मैंने एतराज किया। उसे भी साथ लेना पड़ेगा। हम तो 4 का टोला बनकर रह गए हैं। मालूम नहीं ये दोनों हमारी ख्वाबगाह की खलवत कैसे बर्दाश्त करते हैं। कभी कभी तो मैं डरती हूँ कि कहीं ये दोनों दरवाजा तोड़कर अंदर न घुस आएं। गजाला की इस अजीब अंदेशे पर मैं अपनी बेसाख्ता हंसी नहीं रोक सका। वो खुद भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। इन दोनों को ये बताने की जरूरत नहीं कि हम जहांगीर की तरफ जा रहे हैं। हंसी थमने पर मैंने संजीदगी से कहा, हम हवाखोरी के बहाने निकलेंगे और इनसे मिल आएंगे, इसके सिवा और कोई सूरत नहीं है। वो मेरी इस तजवीज़ से मुत्तफिक हो गई। वो बिल्कुल सही कह रही थी कि हम 4 का टोला बन गए थे। जहाँ जाते थे चारों जाते थे। हम दोनों के एक दूसरे के साथ सैर व तफरीक की कोई आज़ादी मुयस्सर नहीं थी। शायद उसकी वजह यह थी कि हमारे पास सिर्फ एक ही गाड़ी थी जो अक्सर मेरे इस्तेमाल में रहती थी। कभी कोई प्रोग्राम बनता था तो वो दोनों हमसे पहले चलने के लिए तैयार होते थे। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। इस दौरान में टेलीविज़न से इस्लामाबाद में चौथे शख्स की हलाकत की खबर नशर हो चुकी थी। इसके सिवा सब हालात यूं के त्यों थे। कहीं से किसी तब्दीली की कोई खबर नहीं मिली थी। ठीक 8 बजे हम दोनों घर से निकल खड़े हुए। वीरा और सुल्तान शाह को भी एहसास था कि इनके साथ हम दोनों कितनी पाबंद और लगी बंधी जिंदगी गुजार रहे हैं। इनमें से किसी ने हमारी हवाखोरी में शामिल होने की कोशिश नहीं की थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आपसे मेरी मुलाकात न हुई होती तो अब मैं कहाँ होती। घर से रवाना होने के बाद गजाला के ज़हन पर एक हल्का सा रोमांच सवार होने लगा। आपके बगैर मैं ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम्हारे ज़हन में ऐसे ख्यालात क्यों आते हैं? मेरे बगैर ज़िंदगी के तसव्वुर का मतलब है कि तुम्हें मेरी कबल अज़ वक्त मौत के अंदेशे सताते रहते हैं। उसने आसपास से गुजरते हुए ट्रैफिक की परवाह किए बगैर बेसाख्ता मेरे होंठों पर अपना हाथ रख दिया। खुदा न खास्ता मेरी दुआ यही होती है कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए, लेकिन जब आप पुरखतर मुहिम्मात पर निकल खड़े होते हैं ना तो मेरा रुआं रुआं लरस जाता है। तुम बेवकूफ़ हो। मौत की जो घड़ी लिख दी गई है वो अटल है। जब आदमी का वक्त पूरा होता है तो उसे टाला नहीं जा सकता। इसी तरह वक्त से पहले मौत कभी किसी को नहीं घेरती। ये यकीन मजबूत हो तो इंसान की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। सच से बताएं कि आप मुझे कितना चाहते हैं? उसने ज़रा से तवक्कुफ के बाद पूछा। इतना या फिर इतना? मैंने स्टीयरिंग छोड़कर दोनों हथेलियां मिलाई, फिर इन्हें एक दूसरे से बहुत दूर ले गया, या फिर शायद 50-50। मैंने पिछली गाड़ी को रास्ता देने के लिए जल्दी से स्टीयरिंग थाम कर कहा और वह हंस पड़ी। हम रोज़ थोड़ी देर के लिए इसी तरह बाहर निकल आया करें तो कितना अच्छा हो। उसने ख्वाहिश जाहिर की। भारत पहुंचकर इस पर ज़रूर अमल करेंगे। मैंने पूरी संजीदगी से उसे यकीन दिलाया। इसी तरह हंसी मजाक और बातें करते हुए हम 9 बजे से पहले जहांगीर के फ्लैट पर पहुंच गए। डोरबेल के जवाब में सलमा ने दरवाज़ा खोला और गैर मुतवक्का तौर पर हमें अपने सामने देखकर खुशी से गुलनार हो गई। फिर उसने गजाला को अपने सीने से लगा लिया। अंदर बुलाओगी या यहीं से मिल मिलाकर रुखसत करने का इरादा है? मैंने मुआनका तवील हो जाने पर सलमा को टोका। ओह आ जाओ। उसने फौरन ही रास्ता छोड़ दिया और सरगोशाना लहजा में बोली, तुम दोनों बहुत बर वक्त आए हो। वो अभी फार्मेसी से आए और अपने काम में मसरूफ होने से पहले गुस्ल फरमा रहे हैं। इसे कहो कि सारे काम दुकान पर पूरे करके आया करे। कर कौन सा काम फैला लेता है? मैंने कहा, घर में वो पीने के अलावा और क्या काम करेंगे? बाजार से तिनका तक ला कर नहीं देते। सारा बोझ मेरे ऊपर है। ये कहकर उसने एक मरतबा फिर अपनी आवाज़ धीमी कर ली। तुम तो छोड़ चुके हो, आज इन्हें भी ना पीने दो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी। वो मुझे बद्दुआएं देगा और आइंदा घर में भी नहीं घुसने देगा। मैंने हंस कर कहा, वाह भाई वाह, आज तो इस घर में डैनी की आवाज़ सुनाई दे रही है। ख्वाबगाह की तरफ से जहांगीर के मुसरत अमेज शहकार सुनाई थी। कपड़े पहन कर आना, गजाला भी मेरे साथ आई है। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा। दोनों औरतें मुंह दबाकर हंसने लगीं। इसे हदायत देने का नुकसान ये हुआ कि वो पूरी तरह बंद समर कर खासी देर में अपने कमरे से बरामद हुआ और गजाला को सलाम करने के बाद मुझसे बगल की रो गया। इसके बदन से क्लोन की भीनी भीनी खुशबू फूट रही थी। तुमने दिल खुश कर दिया यार। वो एक सोफे पर बैठते हुए बोला, बस इसी तरह कभी कभी चले आया करो। कराची में हम ऐसी अपनायत को तरसे हुए हैं। रोज रात को एक दूसरे को देखते देखते हमारी आंखें थक गई हैं, इसलिए तुम दोनों बिल्ले बिल्लियों की तरह आपस में लड़ पड़ते हो। मुझे इसका पिछला झगड़ा याद आ गया जो शराब की एक बोतल के बहाने पर हुआ था। छोड़ो इन फजूल बातों को। वो खिसियाई हुई हंसी के साथ बोला, ये बताओ कि क्या पियोगे? खाना हम देर से खाएंगे, हम दोनों सिर्फ चाय पियेंगे। सलमा भी हमारा साथ देगी। तुम क्या पियोगे? मैंने उल्टा उससे पूछ लिया। कोक। उसने सूखा सा मुंह बनाकर कहा, मैं रात को चाय या कॉफी नहीं पीता, इससे भूख मर जाती है। अपनी कोक तुम खुद ले आना, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। सलमा ने नाक चढ़ा कर कहा। गजाला भी उसके साथ उठ खड़ी हुई और वो दोनों बातें करती हुई बावर्ची खाने की तरफ चली गई। इनके जाते ही जहांगीर मुझसे मुखातिब हो गया, यार सलमा को ये न बता देना कि इस दिन मैंने सुलह सफाई कराने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था। सलमा समझ रही है कि मैंने उस पर तरस खाकर गुस्सा थूका था। पोल खुल गई तो वो फिर शेर हो जाएगी।
इस दिन वो कमोड में बहाई हुई बोतल के बदले ना जाने कहां से एक सर बंद बोतल निकाल कर आंखों में आंसुओं के साथ ले आई थी। मैंने फौरन बोतल लेकर उसे गले से लगा लिया था। मुझे तुम्हारे इन झगड़ों को दोहराने से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खाना खाने आया हूँ। सलमा से कुछ पैसे लूंगा और चला जाऊंगा। तुमने बिला वजह इतना बोझ हम पर डाला हुआ है। सलमा कब तक तुम्हारी वो अमानत संभालती रहेगी? उसे कुछ संभालने की जरूरत नहीं। थैले को कपड़ों के पीछे पड़ा रहने दो और भूल जाओ। तिजोरी में रकम को खतरा हो सकता है। कपड़ों की अलमारी में कोई उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। बस ये ख्याल रहे कि कपड़े जनाना नहीं मर्दाना हो। मैं अपने लिए कोक लेकर आता हूँ। उसे भूरे अंदाज से दाईं आंख दबाकर कहा, 2-4 चुस्कियां मारनी हो तो तुम भी आ जाओ। कहो तो मैं तुम्हें स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दूं कि मैंने शराब छोड़ दी है। मैंने उसे उल्टा डांटा। फिर तुम बैठो, मैं अभी आया। वो लपक कर ड्राइंग रूम से निकल गया। उसे रोकने की कोशिश बेसूद थी। मैंने सिगरेट सुलगा दी। सलमा ने खासी फुर्ती दिखाई। जहांगीर की वापसी से पहले ट्रे में चाय सजा कर ले आई। जहांगीर कहाँ गए? मुझे तनहा देखकर उसने सवाल किया। अपने लिए कोक बनाने गया है, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। तो क्या कोक घर में भी बनाई जा सकती है? गजाला ने तजाहिल अरफाना से काम लेते हुए सवाल किया। जहांगीर शायद उसकी बात सुनता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ था। उसके एक हाथ में भरा हुआ गिलास और दूसरे में कोक की बोतल थी। उसने जल्दी से वजाहत की, दरअसल कोक में गैस ज्यादा होती है, मैं इसमें पानी मिलाकर पीता हूँ। कोक में पानी में पहली बार सुन रही हूँ, गजाला ने मासूमाना हैरत से कहा। जहांगीर ने बोतल तपाई पर रखी, गिलास से खड़े खड़े एक बड़ा घूंट लिया, फिर बैठते हुए गिलास में बोतल के सामने रख दिया। फिर उसने बुखलाए हुए अंदाज में गजाला से कहा, दरअसल ये तरकीब मुझे एक हकीम ने बताई थी। इस तरह अरकुन निसा कभी नहीं सताता। तुम्हारा गिलास भरा हुआ है, बोतल भी आधे से ज्यादा है, लेकिन पानी कहीं नजर नहीं आ रहा। गजाला संजीदा रहकर उसे तफरीह ले रही थी। जहांगीर ने बेबसी से मेरी तरफ देखा। मैंने अपनी तवज्जो पंखे पर मरकूज कर दी। उसने बाएं हाथ की पूंछ से अपनी पेशानी साफ की और बोला, मैं पहले गिलास में ज्यादा पानी मिला लेता हूँ, जैसे जैसे ये खाली होगा इसी में थोड़ी थोड़ी कोक मिलाता जाऊंगा। कभी तुम भी ट्राई करना। इस तरह कोक का लुत्फ दुबाला हो जाता है और अरकुन निसा की बीमारी का खतरा भी टल जाता है। गजाला ने पूछा। बिल्कुल। गजाला के बेसाख्ता सवाल के जवाब में वो बेचारगी से सर हिलाकर रह गया। गजाला के चुपते हुए मासूमाना सवालात और जहांगीर के बेतुके जवाबात सुनते सुनते सलमा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकी कि उसका शौहर गजाला से अपनी दुर्गत बनवाता रहे। उसने तनक कर जहांगीर से कहा, बिला वजह एक झूठ को निभाने के लिए मुसलसल बेतुके झूठ बोले जा रहे हो। साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम कोक में अस्काच मिलाकर पी रहे हो? गजाला कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। वो डैनी और वीरा को एक मुद्दत से शराब पीते देखती चली आ रही है। इसके लिए शराब नोशी कोई अनोखी आदत नहीं है। जहांगीर के होंठों पर खिफत अमेज मुस्कुराहट फैल गई और उसने कदरे आहिस्तगी से कहा, हर बात हर एक को नहीं बताई जाती। लिहाज और मुरव्वत भी कोई चीज है। बेहतर होगा कि तुम गजाला को अपने कमरे ही में ले जाओ। ठीक 10 बजे खाना लगा देना। सलमा फौरन ही उठ खड़ी हुई। उसने और गजाला ने अपनी चाय की प्यालियां उठाई और दोनों ड्राइंग रूम से चली गई। देख लिया तुमने? जहांगीर ने अपने गिलास से अगला घूंट लेकर कहा। यह खातून आजकल मेरी एहसान मंद है तो ये हाल है। अभी तुम उसे मसालियत का असल वाक़या बता दो तो इसका दिमाग आसमान पर चढ़ जाएगा। वो ठीक कह रही थी। गजाला को मालूम है कि तुम शराब नोशी करते हो, फिर उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैंने कदरे नाखुशगवार लहजे में कहा। गजाला तुमको मौका दे रही थी और तुम झूठ पर झूठ बोलते जा रहे थे। छोड़ो यार इस किस्से को। अब तो मैं ऐसी किल का आदी हो गया हूँ। तुम इसकी हमायत करके क्यों मेरा लुत्फ गारत कर रही हो? तुम्हारा मिजाज बिल्कुल शुतर मुर्ग जैसा है। हकीकत का सामना करने से घबराते हो। रेत में मुंह देकर यह समझ लेते हो कि तूफान गुजर गया है। मैंने उसे फटकार कर अपनी चाय की प्याली उठा ली। सलमा ने मजेदार चाय बनाई थी। मुझे जब यह ख्याल आता है कि तुम शराब नोशी से तायब हो चुके हो, अफसोस होता है कि मैंने अपना एक अच्छा साथी गंवा दिया। चंद सानियों की खामोशी के बाद वो फिर ढटाई से बोलने लगा। नए आदमी के लिए इसे मुंह लगाना मुश्किल है और पुराने आदमी के लिए छोड़ना इससे भी ज्यादा मुश्किल है। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी रूखी फीकी और बेकैफ महसूस नहीं होती? शुरू में बहुत कुछ हुआ था, रफ्ता रफ्ता मैं इसके बगैर रहने का आदी हो गया। कुछ करो तो तुम भी इसे छोड़ सकते हो। मुझे गजाला जैसी बीवी और वीरा जैसी खुश इखलाक दोस्त मिली हुई होती तो मैं कब का छोड़ चुका होता। अब मिल रही है तो क्यों छोड़ूं? इसलिए कि सलमा हर वक्त मेरे कान खाती रहे। अगर वो सच बोल रहा था तो उसका असल मसला उसकी बीवी थी। शरीके सफर अच्छा ना हो तो जिंदगी उससे ज्यादा कठिन हो जाती है। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे अंदेशा था कि इस बार उसकी सुई वीरा की जात पर अटक रह जाएगी। मेरी वो खामोशी बेसूद साबित हुई थी। जहांगीर कुछ देर तक मेरे जवाब का मुंतजिर रहा, फिर पूछ बैठा, आज तुम वीरा को अपने साथ क्यों नहीं लाए? वो होती तो माहौल ही बदल कर रह जाता। वो कम अज कम मेरा साथ तो दे रही होती। तुम चाहो तो मैं उसे मुस्तकिल तौर पर तुम्हारे साथ रहने का मशवरा दे सकता हूँ। एक म्यान में 2 तलवारें रह सकती हैं। सलमा के साथ कोई और औरत यहाँ नहीं रह सकती।
वो घर के काम काज के लिए किसी खुश शक्ल औरत का वजूद बर्दाश्त नहीं करती तो वीरा को चैन से यहाँ कब रहने देगी। उसकी आवाज में हसरत उमड़ आई। यहाँ शी के अरूज के दिनों में जब वो ब्लैक क्वीन हुआ करती थी तो उसके नाम से सबकी जान निकलती थी। मैंने माजी में झांकते हुए कहा, सबको मालूम था कि वो कोई लड़की है, लेकिन उसका सुबक सरापा सर से पैर तक चुस्त स्या लिबास में पोशीदा हुआ करता था। तुम उसके सामने बोलना तक भूल जाते थे और आज उसके साथ बैठकर गपशप करने पर कादिर हो। यह वक्त वक्त की बात होती है और वक्त सदा यकसा नहीं रहता। अब तो वो खुद भी भूल चुकी होगी कि एक जमाने में उसका क्या दबदबा हुआ करता था। आज वो एक आम सी लड़की होकर रह गई है। इस तब्दीली के बावजूद उसकी इनफरादियत बरकरार है। कोई उसे आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकता। किसी दिन तुम्हारा घर देखना पड़ेगा, जहांगीर ने मानी खेज लहजे में कहा। जब वीरा से मिलने को दिल चाहा थोड़ी देर के लिए वहां पहुंच जाऊंगा। फिलहाल इस प्रोग्राम पर अमल न करना, 2-3 दिन में मैं शहर से बाहर चला जाऊंगा। वापसी पर मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। इसके बाद तुम जब चाहो उससे मिलने के लिए हमारे घर आ सकोगे। मेरे पीछे वो तुम्हें नीचा दिखा कर रखती की। अरे यार, ऐसी निचाने वालियां भी किस्मत से मिलती हैं। वो मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारी गैर हाजिरी में वो ज्यादा आसानी से बेतकल्लुफ हो जाएगी। मैंने नोट किया है कि वो तुम्हारा बहुत ज्यादा लिहाज करती है, तुम्हारे सामने खास हद से तजावुज नहीं करती। तुम शादीशुदा आदमी हो और वो बहती गंगा है। मुझे इसमें हाथ धोने से क्यों रोक रहे हो? अगर मैं शादीशुदा हूं तो तुम भी कवारे या रंडवे नहीं हो। मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी बीवी जिंदा है। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए मशवरा दे रहा था। अगर तुम उसके बावजूद वीरा से पींगे बढ़ाना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मेरे चले जाने के बाद भी वो दोनों तुमको हर वक्त खुश आमदीद कहेंगे। बस तुम बाद में मुझसे कोई शिकवा शिकायत न करना।